आपका फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकसभा के बारे में। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। आपको बताइए, भारत में जो संसद है उसके 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है, क्योंकि जब तक कोई भी विधेयक राज्यसभा या लोकसभा से पारित हो भी जाए, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना कर दे, वो एक्ट नहीं बन पाता। राष्ट्रपति के बारे में पहले पढ़ ही चुके हैं। आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। तो संसद को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ बता देता हूँ। सरल से संसद, ऐसे राज्यसभा और ऐसे लोकसभा। आप इन्हें याद रख लेना। संसद के बारे में आर्टिकल 79, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80, लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81। ये आप याद रखेंगे अनुच्छेद के बारे में। तो लोकसभा के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आर्टिकल 52 से 78 तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, महान्यायवादी के बारे में पढ़ लिया है। और जो आज हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 79 से 122 तक। अध्याय 2 है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा के बारे में प्रावधान है। और आज सिर्फ हम लोकसभा की बात करेंगे, राज्यसभा की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो लोकसभा का जो गठन है, तो भारत में लोकसभा का गठन, वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लेकिन लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम बैठक। यहां से प्रश्न बनते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। तो जो लोकसभा है वो कैसा सदन है? उच्च सदन है या निम्न सदन है? लोकसभा लोकप्रिय सदन है, पहली बात। और ये प्रथम सदन माना गया है, प्रथम सदन। और ये निम्न सदन माना गया है। कैसा माना गया है? निम्न सदन माना गया है। जबकि जो उच्च सदन है, जिसे द्वितीय सदन है, वो उच्च सदन माना गया है, राज्यसभा। तो लोकसभा का गठन आपने देखा, लोकसभा की प्रथम बैठक आपने देखी, कब हुई थी? लोकसभा के बारे में प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 81 में है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। क्या प्रावधान है? भारत का संविधान जब बना था, मूल संविधान, उस समय लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 500। कितनी थी? 500। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1956 में, जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, तो उसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 525 कर दी गई। फिर 31वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1974 में, इसकी संख्या 545 कर दी गई। बाद में गोवा, दमन और दीव का जो पुनर्गठन होता है 1987 में, तो इसकी जो सदस्य संख्या 552 कर दी गई कि अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। लेकिन जो वर्तमान में वो सदस्य संख्या वो कितनी है? 543, जिसमें से 543 तो राज्यों से या संघराज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। 545। और अधिकतम जो संख्या हो सकती है, अधिकतम संख्या की बात मैं करूं तो वो है 552, जिसमें 552 में जो हो सकती है वो कैसे हो सकती है? 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य संघ शासित राज्यों से, संघ राज्यों से, और 2 सदस्य मनोनीत। 552। और ये 2 सदस्य कौन होंगे? ये होंगे एंग्लो इंडियन। कौन होंगे ये? ये होंगे एंग्लो इंडियन, मतलब आंग्ल भारतीय।
आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्ति जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है लोकसभा में, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के अनुसार, 331 के अनुसार उन्हें मनोनीत कर सकता है। लेकिन यहां से एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहां से, राष्ट्रपति के चुनाव में एंग्लो इंडियन सदस्य वोट दे सकते हैं? मेरा प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य वोट दे सकते हैं? तो इसका क्या जवाब होगा? आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य वोट दे सकते हैं, जब वो निर्वाचित होकर आएंगे तो वोट दे सकते हैं, क्योंकि मनोनीत शब्द तो इसमें मैंने कहा ही नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर वो मनोनीत होते हैं तब वो वोट नहीं दे सकते। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे राज्यसभा के हों और चाहे विधानसभा के हों, निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं, मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते। तो वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है? 545। इतनी बात समझ आई आप लोगों के? नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे लोकसभा में SC ST का आरक्षण। देखो, भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। कितने दिन के लिए? वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए की गई थी। लेकिन समय समय पर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता गया और इसे बढ़ाते गए। वर्तमान में जो SC संख्या है वो कितनी है? 84 है, और जो ST है वो कितनी है? 47 है। टोटल 131 सदस्य आरक्षित हैं लोकसभा में। और ये 2020 में 25 जनवरी 2020 को इनका प्रावधान, जो आरक्षण का प्रावधान था लोकसभा में SC ST का, वो समाप्त हो रहा था। इसलिए दिसंबर 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया? 126वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है 2019 में। और यही जो प्रावधान है SC ST का लोकसभा में आरक्षण, उसे 25 जनवरी 2030 तक पुनः बढ़ा दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट आया? 126वां। लेकिन ये अमेंडमेंट हुआ कौन सा? ये हुआ 104वां संविधान संशोधन था। ये कौन सा? 126वां तो पेश किया गया, लेकिन हुआ कौन सा? 104वां संविधान संशोधन हुआ 25 जनवरी 2030 तक। अब SC ST को लोकसभा में आरक्षण मिलता रहेगा। आती है इतनी बात समझ? नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा में राज्यों, लोकसभा में राज्यों को आवंटन, राज्यों को सीटों का आवंटन। आर्टिकल 81 के क्लॉज 2 के अनुसार लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन होगा, लेकिन कैसे होगा? वो होगा जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन होगा, यानी किस राज्य से कितनी सीटें लोकसभा के लिए हैं, ये निर्धारित उस राज्य की जनसंख्या करेगी। क्लियर है? और भारतीय संविधान में यह व्यवस्था भी की गई कि जब 10 वर्ष की जनगणना होगी, हर 10 साल में भारत में जनगणना होती है, उस जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग लोकसभा में राज्यों से एवं संघ राज्यों से सीटों का निर्धारण कर सकता है। यानी कि हर 10 साल की जनगणना के बाद परिसीमन आयोग राज्यों से संघ राज्य से क्षेत्रों से सीटों का निर्धारण कर सकता है। वर्तमान में राज्यों से संघ राज्य क्षेत्रों से कितनी सीटें हैं? 543। 2 मनोनीत है, मनोनीत इसमें हम काउंट नहीं करेंगे। 543 सीटें हैं। और ये जो आधार रखा गया है 1971 की जनगणना का आधार है। कौन सी है? 1971 की जनगणना का आधार है। लेकिन 84वां संविधान संशोधन आता है 2001 में। इसमें यह कहा गया कि जो सीटों का आवंटन है वो
जो 543 सीटें हैं वो यूं ही रहेंगी, इतनी की इतनी रहेंगी। कब तक? 2026 तक इतनी ही रहेंगी। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, 2026 तक इतनी की इतनी रहेंगी। लेकिन सीटों का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हो सकता है। सीटों का निर्धारण 2001 की जनगणना के अनुसार हो सकता है, लेकिन जो 543 सीटें वो कब तक रहेंगी? 2026 तक इतनी की इतनी ही रहनी है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों का निर्वाचन, देखो इनका जो निर्वाचन होता है आपको पता है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष नहीं होता। मतलब जिस प्रकार से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के अनुसार होता है, उस प्रकार से इनका चुनाव नहीं होता। यहां पर डायरेक्ट जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को वोट देती है और वही प्रतिनिधि इस चुनाव में जीतता है जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है। जो सबसे आगे निकलता है वही व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में विजयी होता है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है। वोट कौन देता है? देखो पहले जो वोट देने की उम्र थी वो थी 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन 61वां अमेंडमेंट होता है 1989 में और ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं युवा हूं और इस देश के युवा इस देश के विकास में सहयोग करेंगे, इसलिए उनकी उम्र 3 वर्ष कम कर देगी। हालांकि एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये राजनीतिक मामला है, एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये 18 वर्ष की गई थी उम्र। और वही व्यक्ति वोट दे सकता है जो मनोविकृत ना हो, जिसे कोई ऐसे संसद की विधि द्वारा अयोग्य घोषित ना कर दिया गया हो कि वोट नहीं दे सकता, अन्यथा सभी व्यक्ति इसमें वोट दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सदस्यों की योग्यता, ये क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन यानी कि कौन व्यक्ति इलेक्शन पर खड़ा हो सकता है, क्या क्या योग्यताएं उनके पास होनी चाहिए। योग्यताएं तो पहली बात तो यही भारत का नागरिक हो। दूसरी बात कितनी आयु प्राप्त कर ली हो? 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, प्राप्त की हो, 25 वर्ष की आयु प्राप्त की हो और दिवालिया ना हो, मनोविकृत ना हो, दिवालिया ना हो, मनोविकृत ना हो या किसी लाभ के पद पर भी ना हो, वह व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। वहीं अगर मैं बात करता हूं डिस्क्वालिफिकेशन की, क्या क्या निहरताएं हैं डिस्क्वालिफिकेशन, क्या क्या निहरताएं हैं उनके पास कि उनकी योग्यता ऐसी नहीं है जिससे वो इलेक्शन लड़ सके। तो पहली बात, अगर वो किसी लाभ के पद पर हैं, किसी लाभ के पद पर है, मतलब किसी लाभ के पद पर है, स्थानीय प्राधिकारी हैं या अन्य किसी राज्य के अधीन कोई प्राधिकारी है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दूसरी बात, दिवालिया है तो नहीं लड़ सकते। और 52वां अमेंडमेंट हुआ था, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1985 में, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी कि जो दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल, ये 52वां अमेंडमेंट होता है 1985 में, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भारत संविधान में, दल बदल कानून। मतलब इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी के टिकट पर खड़ा होता है, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, किसी अन्य पार्टी में शामिल होता है, तो उसकी योग्यता समाप्त हो जाएगी, उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति मनोनीत है और किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता तब भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
यदि कोई व्यक्ति किसी जिस पार्टी के टिकट पर खड़ा हुआ और उसी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं कर रहा है या उस पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तब भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और भी अन्य ऐसे कई कारण हैं जिससे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कई बार प्रश्न आ जाता है कि कितने साल की सजा का प्रावधान है जिससे कि कोई भी एमपी की सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो किसी को अगर 2 साल की सजा मिली है, 2 वर्ष की अगर किसी को सजा मिली है, तो वो व्यक्ति इलेक्शन पर खड़ा हो ही नहीं सकता, और खड़ा हो भी गया है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति अपने चुनाव का ब्यौरा नहीं देता, तब भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यह है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन। जो लोकसभा के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? लोकसभा के। वरना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो राज्यसभा के भी होते हैं, लेकिन लोकसभा के। अब हम बात करते हैं लोकसभा का कार्यकाल। कार्यकाल लोकसभा का कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कभी भी 5 वर्ष से पहले भी इलेक्शन हो जाते हैं, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, या कोई भी अन्य ऐसा कारण हो, या लोकसभा भंग हो गई हो, तो लोकसभा के इलेक्शन 5 साल से पहले भी हो सकते हैं। हालांकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब लोकसभा भंग हो जाएगी या लोकसभा के भंग होने के बाद अगले इलेक्शन होगा, तो उनके कार्यकाल का मतलब ही नहीं रहता कि वो अगले 5 साल तक रहेंगे। उन्हें दोबारा इलेक्शन लड़ना ही होगा, दोबारा उन्हें निर्वाचन में भाग लेना होगा। तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है, जिस प्रकार 1976 और 77 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया था। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल एक बार में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बार में कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ऐसी कोई लिमिट नहीं है, उसे कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, नो लिमिट है, कितनी बार उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में उसे 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ऐसा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 96 में किया, 77 में किया था, तो 2 बार बढ़ाया था, 1 साल कर 2 बार बढ़ाया था। और 42वां संविधान संशोधन आया, फिर उन्होंने कर दिया था 42वां संविधान संशोधन, इसमें लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था उन्होंने? 6 वर्ष कर दिया था। बाद में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है, 42वां अमेंडमेंट होता है 1978 में, वो उस कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर कितना कर देते हैं? 5 वर्ष। ये कहानी भी हुई है भारतीय संविधान में कि लोकसभा कार्यकाल बढ़ा दिया, 6 वर्ष कर दिया, फिर बाद में 5 वर्ष कर दिया। तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ सकता है, ये आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो कब बढ़ा था ये? 1976 और 77 में 1-1 वर्ष बढ़ाया गया था लोकसभा कार्यकाल। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जब तक वो अनुसूची 3 में शपथ का जो प्रारूप है उसके अनुसार शपथ नहीं ले लेते, तब तक वो योग्य नहीं होते सदन में बैठने की, वो अयोग्य होते हैं। उन्हें सदन में बैठने से रोका जा सकता है जब तक उन्होंने शपथ नहीं ली है, इसलिए उन्हें शपथ लेना बहुत जरूरी है। तो भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्यों के बारे में कुछ प्रावधान थे जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहां से भी बने हैं। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे हम, और उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। एक अलग से इसकी वीडियो मैं आपको दूंगा ताकि हमेशा ये आपको याद रहे, कभी जिंदगी में भूलो नहीं। लोकसभा के बारे में आज आपने देखा, सदस्यों का कार्यकाल देखा, लोकसभा गठन देखा, लोकसभा क्या सीटों का आवंटन देखा, जो भी लोकसभा से संबंधित प्रश्न थे मैंने आज इसमें आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।